नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और इस शो में हमेशा की तरह हम बात करेंगे नए साल का आगाज हम कैसे कर सकते हैं अच्छी निवेश प्लानिंग के साथ। और आपको बता दें कि आज का शो बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि नए साल में आप किस तरीके से नई निवेश की प्लानिंग करेंगे उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और 2022 के आउटलुक या 2022 में निवेश के कैसे अवसर आपके सामने आ सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही 22 दमदार फंड यानी 2022 के 22 दमदार फंड आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका परिचय करा दें। वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी का स्वागत करते हैं शो में और क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के सीईओ कीर्तन शाह का भी स्वागत करते हैं आज के इस शो में। और इन दोनों से ही हम समझेंगे कि साल 2022 में उन्हें क्या लगता है कि निवेश के लिए किस तरीके के अवसर निवेशकों के लिए और निवेशकों के पास होने चाहिए। इसी से हम आज के शो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हेमंत जी आपके पास हम आएंगे। नया साल मालूम ही नहीं चला इनफैक्ट कि साल 2021 कैसे निकल गया इस लिहाज से, क्योंकि ज़्यादातर समय हम अपने निवेश की प्लानिंग के साथ साथ पैंडेमिक में भी घिरे रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नया साल उम्मीदों भरा साल रहे और अच्छे निवेश के साथ हम आगे बढ़ें, अपने निवेश को आगे बढ़ाते रहें। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि साल 2022 में किसी को अपने निवेश को लेकर अगर प्लानिंग करनी है तो किन बातों का इस वक्त ख्याल रखने की जरूरत है? स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम पिछले साल करंट ईयर की बात करें तो कैसे निकल गया पता नहीं चला, बहुत ही चैलेंजिंग भी था, कुछ अच्छी चीजें भी हुई। देखिए, जब हम नए साल की बात करते हैं तो उसका कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ करना ही है। होता क्या है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन। तो कुछ चीजें आपको जो बहुत रेगुलरली एटलीस्ट ऑन एनुअल बेसिस करनी होती हैं। नए साल की शुरुआत में करने से क्या होता है, उसमें भी आपके पास एक डिसिप्लिन आता है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज आपको वो मालूम नहीं पड़ेगा कि कभी करना है। तो जब आप एक ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि नए साल के शुरुआत में अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को देखते हैं, उसको समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसमें एक डिसिप्लिन आता है। तो आई थिंक उस हिसाब से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि नए साल की शुरुआत में कुछ चीजें की जाए। सबसे पहला मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी इन्वेस्टर को अपना रिस्क मैनेजमेंट को देखना है। देखिए, गोल्स तो हम सारे कर लेते हैं, अचीव भी कर लेते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ हुआ या कुछ ऐसा रिस्क आया जिससे हमारी इनकम पे फर्क पड़े, हमारी लाइफ पे फर्क पड़े, तो सबसे पहले तो उसको कवर करना। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको ये देखना है कि क्या आपका लाइफ इंश्योरेंस एडिक्वेट है कि नहीं, और एडिक्वेट है तो उसके साथ में प्रोडक्ट भी सही है कि नहीं। जैसे हम हमेशा जानते हैं कि एक टर्म प्लान जो है एक बेटर ऑप्शन है प्योर रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस एडिक्वेट है कि नहीं और क्या आपने सही प्रोडक्ट लिया कि नहीं। वहां पे भी अगर आप यंग फैमिली है, छोटी फैमिली है, तो आप एक फैमिली फ्लोटर लेते हैं। घर में जो एल्डरली पर्सन है उनके लिए आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रिस्क मैनेजमेंट की है आपका इमरजेंसी फंड। हमने इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस देखी पिछले 2 साल में, तो इंपॉर्टेंट है कि हम उसको रिव्यू करें साल की शुरुआत में कि क्या हमने इतना बड़ा इमरजेंसी फंड बनाया कि एटलीस्ट 6 महीने के एक्सपेंसेस मेरे वहां से कवर हो। और दूसरी चीज, ऐसी जगह रखना है जहां पे वो लिक्विड हो, जहां पे वो अवेलेबल हो, वोलेटाइल ना हो, जैसे लिक्विड फंड्स हो सकते हैं या फिर बैंक डिपॉजिट। सबसे पहले आपको देखना है रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा, आपको देखना है अपना एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है स्वाति कि 90% रिटर्न आपके एसेट एलोकेशन से आते हैं और 10% जो है वो बाकी कौन से फंड में है, किस तरह का आपने ऑप्शन चुना है उस पर आते हैं। अगर आपका एलोकेशन एग्रेसिव है, क्योंकि हो सकता है आपने थोड़ा एग्रेसिव बनाया हो, उसको रिबैलेंसिंग कीजिए। अगर कंजर्वेटिव है तो थोड़ा सा आपको अगर इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाना है तो वो बढ़ाइए। साल में एक बार करने से फायदा ये होता है, जैसा मैंने कहा, एक तो डिसिप्लिन आता है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वो टैक्स एफिशिएंट बन जाता है। तीसरी बात, देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड ना हो। ये काफी बार देखा हमने, बहुत सारे पोर्टफोलियोज में बहुत सारे फंड हो जाते हैं, उसको मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको देखिए, अगर जरूरत हो कंसोलिडेट कीजिए। चौथी चीज मैं चाहूंगा कि अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन डिसिप्लिन तरीके से नहीं कर रहे हो, यानी टाइम होराइजन डिफाइन नहीं करते हो, गोल के साथ अलाइन नहीं करते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि साल के शुरुआत में वो कीजिए। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को एसआईपी के गोल से अलाइन करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपको पता है आपके पास कितना समय है, आपको पता है आपको क्या अचीव करना है। तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, आपके सामने कोई चैलेंज आए, तो उसको फेस करना बहुत आसान है। पांचवी चीज जो मैं चाहूंगा, हर वो इन्वेस्टर जो रेगुलर इनकम चाहते हैं,
अभी तक अगर आप डिविडेंड ले रहे हो, स्पेशली अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो, तो वो आपकी इनकम में ऐड हो रहा है, वो टैक्स एफिशिएंट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान को समझें, जिसमें आप फंड को डायरेक्शन देते हैं कि हर महीने इस तारीख को इतना पैसा हमें दे दीजिए। उससे 2 चीज़ें होंगी, मार्केट लिंक प्रोडक्ट में होने के बावजूद आपको जितना पैसा चाहिए वो आपको उस तारीख को मिलेगा। दूसरी, आपकी जो रिटर्न्स हैं, वो टैक्स एफिशिएंट होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कैपिटल गेन मिलेगा, ना कि आपकी इनकम में वो ऐड होगा। तो मुझे लगता है ये 5 चीज़ें किसी भी इन्वेस्टर को साल के शुरुआत में करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो हेमंत जी की टू डू लिस्ट हमें मालूम चल गई कि निवेशक को क्या करना है नए साल में अपने निवेश की प्लानिंग को लेकर। कीर्तन, आपकी निवेश की नई प्लानिंग में कौन सी ऐसी मेन बातें हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि इन्वेस्टर्स अपने भी निवेश में या अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें? सबसे पहले तो मैं हेमंत जी से बिल्कुल सहमत हूँ। जो भी उन्होंने कहा मेरे हिसाब से वो चीज़ें आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। अब अगर उनसे हटकर कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है तो 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। ये थोड़ा-सा मार्केट से रिलेटेड है और सिर्फ़ म्यूचुअल फंड से नहीं है। सबसे पहले तो देखिए पिछले 18 महीने में या 2 सालों में निवेशकों ने जो रिटर्न्स देखे हैं मार्केट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो उनको ये ध्यान रखना है कि इसे बेस केस लेकर आगे की फ्यूचर प्लानिंग ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 24 महीने में जितना भी रिटर्न या जिस तरीके से हमने मार्केट्स को ऊपर जाते हुए देखा है, ये ऐसा बहुत कम होता है और मार्केट सिर्फ लीनियरली ऊपर नहीं जाते। और जो नए निवेशक आए जिन्होंने वॉलेटिलिटी अभी तक मार्केट में नहीं देखी है, उन्हें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट ऐसे वन टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाते। तो आज अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, तो पिछले 24 महीनों का रिटर्न आप एक्स्ट्रापोलेट ना करें सबसे पहले। दूसरी चीज़ हमने ये देखी है कि हो ये रहा है पिछले स्पेसिफिकली 18 महीने में या 2 सालों में कि बहुत सारे निवेशक जो मार्केट में नए हैं, उनको एक फोमो सा हो गया है कि स्टॉक्स ऊपर जा रहे, क्रिप्टोज़ ऊपर जा रहे, आईपीओज़ ऊपर जा रहे, तो चलो मैं पैसा लगा देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर एक निवेशक है जो काफ़ी नए हैं मार्केट में, तो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अगर आपको नहीं पता कि स्टॉक्स कब खरीदने चाहिए, कब बेचने चाहिए, तो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा म्यूचुअल फंड पे फोकस करें। अगर आप जैसे हेमंत जी ने कहा, अगर आप नया पैसा निवेश करना चाहते हैं मार्केट में, अगर आपको नहीं पता कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते, कब खरीदते, कब बेचते, तो एक म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश कीजिए, एसआईपी कीजिए। और फोमो में आकर ना प्री आईपीओ में, ना क्रिप्टोज में या ना डायरेक्ट इक्विटी में पैसा निवेश कीजिए अगर आपको नहीं पता आप कहाँ निवेश कर रहे हैं। तो जो हेमंत जी ने कहा उसके ऊपर ये 2 सलाह मेरी डेफिनेटली निवेशकों के लिए होगी। ओके। दर्शकों की थोड़ी सी समझ के लिए कीर्तन फोमो कह रहे थे कि जो निवेशक है उनको फोमो का डर था। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि आप शायद कुछ मिस कर रहे हैं और ऐसा इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। तो नए ज़माने के अब्रिविएशंस हैं, नए ज़माने के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो यस, फोमो इसकी बहुत बड़ी चिंता निवेशकों को रही है। अब हेमंत जी, आपसे अब मैं सीधे पॉइंट पे आऊंगी और समझूंगी कि अब जब हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, निवेश की बात करें, इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो कौन सी कैटेगरी आपको लगता है 2022 में निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए? एक एक करके बात करेंगे, जिससे मैं फिर आपसे बात करूं और कीर्तन के पास भी जाऊं और उनसे उनकी भी पसंद समझूं। तो पहली पसंद की कैटेगरी आपकी कौन सी होगी? देखिए स्वाति, सबसे इंपॉर्टेंट जब हम इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी में 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हमें ये समझने की जरूरत है कि इक्विटी बाय इटसेल्फ एग्रेसिव एसेट क्लास है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो ऐसे बनाना है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो। अगर आप एक ऐसे निवेशक है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाना है जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो आपके लिए ना सिर्फ एलोकेशन कर सके कि कितना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जाएगा, समय रहते हुए जब भी उनको जरूरत पड़े तो वो उसके अंदर चेंजेस भी कर सकें और टैक्स एफिशिएंट तरीके से हो, क्योंकि वो चेंजेस वो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो मैं चाहूंगा इन्वेस्टर्स देखें वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास। एक ही कंडीशन उनको पूरी करनी है कि 65% पैसा जो है वो इक्विटी में होना चाहिए मिनिमम। उसके अलावा कितना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और कितना स्मॉल में जाएगा, उनकी फिलॉसफी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में
हालांकि मुझे लगता है कि इक्विटी बी स्टिल बी बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास, लेकिन वॉलेटिलिटी होगी, चैलेंजेस आएंगे, तो ये बहुत जरूरी है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने फंड मैनेजर को दें। इसमें 2 फंड्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। एक यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड है और एक एक्सेस फ्लेक्सी कैप फंड है। दोनों ही जो फंड्स हैं वो क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर रिलाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हो। तो अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, दोनों में करीब 58-59 के करीब स्टॉक्स हैं। अगर मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करूं तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 54% लार्ज कैप है, 32% मिड कैप और 12% स्मॉल कैप है। उसी तरीके से अगर मैं एक्सेस को देखूं तो उसमें 84% के करीब लार्ज कैप है, यहाँ पे बायस है लार्ज कैप का, लेकिन बहुत ही क्वालिटी पोर्टफोलियो है, और 6% स्मॉलर मिड कैप में है। तो मुझे लगता है ये 2 फंड ऐसे हैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और आगे जाके इनमें वो पोटेंशियल है कि एक तो आप फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं फंड मैनेजर को, दूसरा जो रिटर्न आपको एक हेल्दी रिटर्न जो मिलने चाहिए इन 2 फंड से मिल सकता है। ओके, तो हेमंत जी की तरफ से फ्लेक्सी कैप फंड पसंद है उनकी, और उसमें से उन्होंने एक्सिस फ्लेक्सी कैप और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड भी रेकमेंड किए हैं, और उनके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के पसंदीदा फंड्स। कीर्तन, आपसे मैं इनफैक्ट थोड़ा स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगी कि जब हम इक्विटी में निवेश की बात कर रहे हैं तो कैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हमें मालूम है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स भी होते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स भी होते हैं, लेकिन अगर एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उसकी इक्विटी, डेट या फिर एक अक्रॉस द जो एसेट क्लास है उसमें एसेट एलोकेशन के साथ एक स्ट्रैटेजी कैसी नए साल में होनी चाहिए? स्वाति, मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर 2022 की स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप पिछले 2 सालों में देखो, काफ़ी अच्छे एसेट क्लासेस परफॉर्मेंस रहे हैं। इक्विटी तो हमें पता ही है, पर डेट में भी उतने बुरे परफॉर्मेंस नहीं रहे अगर आप पिछला 3 महीना या 6 महीना छोड़ दीजिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टेज पे जब एसेट क्लासेस ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2 सालों में, एसेट एलोकेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक स्टेप आगे जाना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 2022 की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 में एक्टिव स्ट्रैटेजीज पैसिव स्ट्रैटेजी से अच्छा करेंगे, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली थोड़ा सा डेटा माइन करें तो ये देखने में आता है कि जब भी मार्केट वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा रहे हैं, तब मार्केट वैल्यूएशन के बाद वाले पीरियड में एक्टिव स्ट्रैटेजीज ने पैसिव स्ट्रैटेजीज से अच्छा परफॉर्म किया है। तो जैसे आपने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसेट एलोकेशन आपका मंत्रा होना चाहिए 2022 के लिए। और अगर 2022 में मुझे ऐसा लग रहा है आपको अगर नया पैसा निवेश करना है या पुराने पैसों पे एसेट एलोकेशन करना है, और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो मैं 60% पैसा इक्विटी में लगाना चाहूँगा, 20% पैसा डेट और इक्विटी सेविंग्स में लगाना चाहूँगा, 10% पैसा रियल एस्टेट और 10% पैसा गोल्ड में। ये मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी 2022 के लिए। स्वाति, मैं इक्विटी पे एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 की स्पेसिफिकली बात करें तो लार्ज कैप इक्विटी एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है मिड कैप और स्मॉल कैप पे, क्योंकि अगर आप मैक्रो फंडामेंटल्स देखें और इस हाई वैल्यूएशन लेवल्स पे अगर मार्जिन और सेफ्टी की बात करें तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप में ज़्यादा है मिड कैप स्मॉल कैप से। और इसी समय जब आप देख रहे हो कि इंडिया में इक्विटी लेवल्स इतने हाई वैल्यूएशंस पे हैं, आप देख रहे हो कि चाइना में ये सेम इक्विटी आपको पीक से 40% नीचे मिल रही है, राइट। और लोग थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करते, ज्योग्राफी बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करते, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं लार्ज कैप और ज्योग्राफी बेस्ड इन्वेस्टिंग ये दोनों को साथ में मिलाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 3 स्कीम्स रेकमेंड करना चाहूंगा: पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, ईडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड और मिराई लार्ज कैप। मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 का कॉम्बिनेशन 2022 में अच्छा परफॉर्म करेगा। स्वाति, ओके, तो लार्ज कैप कैटेगरी से कीर्तन के पसंदीदा फंड्स, इक्विटी कैटेगरी से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 2022 के 22 दमदार फंड बात करें हेमंत रुस्तगी और कीर्तन शाह से। चलिए थोड़ा सा हम रैपिड फायर स्टाइल में आगे बढ़ेंगे और हेमंत जी आपके पास आएंगे। अगली 2 कैटेगरीज कौन सी आप 2022 के लिए निवेशकों को रेकमेंड करने वाले हैं और उनसे जुड़े हुए फंड्स कौन से? साथी देखिए, जहाँ तक 2 कैटेगरी का सवाल है, पहली मेरी जो कैटेगरी जो मैं रेकमेंड करूंगा वो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं।
दो कारण है उसके। एक तो जैसे मैंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, दूसरा दोनों जो सेगमेंट है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके पोर्टफोलियो में। हालांकि आप शुरुआत 2022 में कर रहे हैं, लेकिन आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन फंड्स में मिनिमम 35% दोनों सेगमेंट में होना जरूरी है, और बाकी जो 30% है वो फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इसमें दो फंड्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एक कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड और दूसरा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। इन दोनों के अंदर अगेन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं उनके ऊपर इनका फोकस है। इन दोनों फंड्स के अंदर मिड कैप में एक्सपोजर जो है करीब 30% है, और 55 to 60% जो पैसा है वो लार्ज कैप में लगा। तो दोनों के दोनों फंड मुझे लगता है काफी हाई क्वालिटी फंड है और आपके किसी भी कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो मैं बोल रहा हूँ वो उन फंड्स की है जिनमें इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है। हालांकि ये एक डिफाइंड कैटेगरी नहीं है सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से, बट फॉर्चुनेटली ऐसे कुछ फंड्स हैं मार्केट में जिनका फोकस जो है वो डोमेस्टिक इक्विटी में, करीब 65% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में जाता है, बाकी 25 से 30% पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाता है। तो इसलिए जरूरी है, जैसे हमने अभी भी बात की, कि डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि आप ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन को देखें, तो आपका पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हो। एज एन इन्वेस्टर अलग अलग इन्वेस्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप अगर ऐसे फंड को देखें जहां पे आपको दोनों में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा। और अच्छी बात ये है क्योंकि इनमें पैसा 65% डोमेस्टिक इक्विटी में जाता है, तो जो टैक्सेशन है वो इक्विटी फंड्स के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसमें 3 फंड मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। एक कोटक पायनियर फंड है, डोमेस्टिक में उनकी स्ट्रेटेजी है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने की जिनकी नई टेक्नोलॉजीज है, सिस्टम प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं, ब्रांड्स हैं, तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो है इनका। दूसरा है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इसमें तीनों सेगमेंट के अलावा इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग है, स्पेशली यूएस की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। और तीसरा फंड है जो कीर्तन ने ऑलरेडी बात की, पराग पारिक का, जो फ्लेक्सी कैप फंड है, हाई क्वालिटी फंड, और 30% पैसा यूएस में और बाकी पैसा जो है डोमेस्टिक मार्केट में। तो मुझे लगता है इनमें से एक फंड एटलीस्ट किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, और उस प्रोपोर्शन में हो कि आपको जो इंटरनेशनल एक्सपोजर जो मिल रहा है वो एटलीस्ट अच्छी मात्रा में मिले, ताकि वो कुछ आपके पोर्टफोलियो में फर्क कर सके। बिल्कुल, तो हेमंत जी की पसंद लार्ज और मिड कैप कैटेगरी और इंटरनेशनल फंड्स, इंटरनेशनल निवेश आप 2022 में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कीर्तन, अब आपके पसंद की कैटेगरी कौन सी होने वाली है 2022 में जिसमें आप निवेशकों को फोकस करने की सलाह देंगे? स्वाति, जैसे मैं एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहा हूँ, तो 60% इक्विटी का तो डिस्कशन हमने किया। बाकी की 20% मुझे ऐसा लग रहा है डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। 2022 में कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होगा मेरे हिसाब से। और अगर आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटली कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और रेट्स भी मुझे नहीं लगता प्री कोविड लेवल्स पे बहुत जल्दी पहुंचने वाले। इसके लिए थोड़ी सी अनपॉपुलर कैटेगरी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 20% पैसा आप डेट और इक्विटी सेविंग्स में डालना चाहते हो, वो पैसा आप क्रेडिट रिस्क फंड में 2022 के लिए निवेश कर सकते हो। ऑफ कोर्स 3 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आईसीआईसीआई प्रू क्रेडिट रिस्क फंड और एबीएसएल क्रेडिट रिस्क फंड्स और इक्विटी सेविंग्स में कोटक इक्विटी सेविंग्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर जो आप 20% पैसा डेट और इक्विटी सेविंग्स में डालना चाहते हो, वो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कैटेगरी है। और जो बाकी का 10% पैसा हमने कहा हम रियल एस्टेट में रखेंगे, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट में सबसे बेस्ट एक्सपोजर लेने के लिए रीट्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड टर्म में रियल एस्टेट एक काफ़ी अच्छे बुल साइकिल में है। तो अगर आप में से कोई भी निवेशक यहाँ पर थोड़ा सा भी डायरेक्ट इक्विटी करता है, तो ब्रुकफील्ड इंडिया रीट्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से 2022 के लिए। ओके, तो डेट में निवेश करने की सलाह कीर्तन की, और साथ ही आप रियल एस्टेट में थोड़ा निवेश कर सकते हैं। हमने देखा साल 2021 में रियल एस्टेट में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है, और रियल एस्टेट में निवेश करने का एक तरीका रीट्स होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें आप 10% तक अपने एसेट एलोकेशन के द्वारा निवेश करने की सोच सकते हैं। ये तो कीर्तन की पसंद हुई। अब हेमंत जी आपके पास फिर से आ रहे हैं। अब कौन से फंड पर आप फोकस करने की सलाह देंगे साल 2022 में? आपके 2 और पसंदीदा कैटेगरीज कौन सी? देखिए, ये दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो इक्विटी की है, और उसका मैं कारण बताता हूँ कि क्यों मुझे लगता है, स्पेशली क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ कि अगर आप अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको किस कैटेगरीज पे देखना चाहिए। और दूसरी जो है वो एक हाइब्रिड कैटेगरी है,
तो इक्विटी में जो कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ फोकस फंड की। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये फंड फोकस होते हैं सर्टेन स्टॉक्स के ऊपर, कंसंट्रेटेड बेट्स लेते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, मुझे लगता है कि 2022 में ऐसे समय आएंगे जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है ब्रॉडर मार्केट में आपको ऐसा फेज मिले जहाँ पे रिटर्न आपको बहुत अच्छा देखने को नहीं मिले कुछ समय पे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो स्ट्रेटेजीज हैं, मुझे लगता है वो अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है उसके अंदर। और एज एन इन्वेस्टर आपके लिए खुद से स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना बहुत मुश्किल है, तो आपको ऐसे फोकस फंड को देखना चाहिए, ताकि आपको, क्योंकि जो फोकस फंड है उनके पास मैक्सिमम 30 स्टॉक्स रहते हैं। तो इसमें दो फंड जो है मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एक एसबीआई फोकस फंड है और एक मिराई एसेट का जो फोकस फंड है। दोनों के दोनों हाई क्वालिटी पोर्टफोलियोज हैं दोनों के अंदर, और काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि जो भी इन्वेस्टर है जिन्होंने ऑलरेडी इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें कुछ हिस्सा अगर वो आप फोकस फंड में ऐड करें, तो मुझे लगता है कि आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न में काफी आपको फर्क देखने को मिलेगा उसके अंदर। तो एक तो ये कैटेगरी है। हाइब्रिड मैंने जो कहा, उसके अंदर मैं बैलेंस एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, कि बेसिकली डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड रहते हैं। इसमें मिक्स रहता है इक्विटी का, आर्बिट्राज और डेट का। और ये मैं उन दो तरह के इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। एक तो ये कि जिनके पास उतना लंबा समय नहीं है जितना इक्विटी में आपको देने का होना चाहिए, बट फिर भी 3 से 5 साल का समय आपके पास होना ही चाहिए। या फिर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी से शुरुआत करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा आपका इक्विटी में हो, तो मुझे लगता है उनके लिए ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि आर्बिट्राज और इक्विटी में इनका एक्सपोजर 65% के ऊपर रहता है, तो टैक्सेशन जो है वो आपको इक्विटी फंड्स का मिलता है। तो 2 फंड इस कैटेगरी में रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड है और एबीएसएल बैलेंस एडवांटेज फंड। दोनों ही काफी अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। कोटक के अंदर इक्विटी एक्सपोजर करीब 40-42% का है, और इनफैक्ट थोड़ा उससे कम ही है इस समय पे तो, और एबीएसएल में करीब 45% के करीब है। तो ऐसे, क्योंकि ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, मार्केट के लेवल के हिसाब से इक्विटी में कभी या तो लेवल बढ़ता है या तो कम होता है। तो मुझे लगता है ये इस कैटेगरी, स्पेशली ये 2 तरह के इन्वेस्टर की बात की, उनके लिए पोर्टफोलियो में शामिल 2022 में होना चाहिए। ओके, तो फोकस्ड फंड पर फोकस करने की सलाह, बैलेंस एडवांटेज फंड से पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का काम आप कर सकते हैं साल 2022 में। कीर्तन, अब आपके पास फिर से आ रहे हैं शो के अंत में और जानेंगे कौन सी कैटेगरी आपको लगता है 2022 में शाइन कर सकती है। स्वाति, जैसे हमने कहा 60% इक्विटी, 20% डेट, 10% रियल एस्टेट, बाकी का आखिरी का बचा हुआ 10% मुझे ऐसा लग रहा है 2022 में गोल्ड में जाना चाहिए। वजह बड़ी सिंपल है। गोल्ड को अगर आप हिस्टोरिकली ट्रैक करें तो ये एक मार्केट इनस्टेबिलिटी के सामने एक नेचुरल हेज है। तो कहीं पर भी इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है या इक्विटी मार्केट्स नीचे गिरने लगते हैं तो गोल्ड उस दौरान अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी चीज़ आप कभी भी नोट करेंगे कि जब भी इन्फ्लेशन मार्केट में ऊपर जाता है, पर उतनी ही तेज़ी से इंटरेस्ट रेट जब ऊपर नहीं जाता जो आज हो रहा है, ऐसे दौर में भी गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। गोल्ड ऐसे भी दौर में अच्छा परफॉर्म करता है जब डॉलर ऊपर जा रहा हो, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड महंगा हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये तीनों चीज़ें आज 2022 में हो रही है या 2021 के एंड में हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर 2022 में फोकस करना चाहते हो पोर्टफोलियो पे, 2022 को ध्यान में रख के, तो 10% पैसा गोल्ड में ज़रूर होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है HDFC गोल्ड फंड और SBI गोल्ड फंड, ये दोनों अच्छे माध्यम है गोल्ड में एक्सपोजर लेने के लिए। साथी, बिल्कुल, तो गोल्ड में निवेश का मौका 2022 में भी आपको मिल सकता है। 10% तक का पोर्टफोलियो एलोकेशन आप गोल्ड में कर सकते हैं। यह है कीर्तन शाह की पसंद। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, और बहुत शुक्रिया कीर्तन आपका हमारे साथ मनी गुरु के इस न्यू ईयर स्पेशल में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि 2022 में निवेशकों को किस तरीके का पोर्टफोलियो अपने लिए बनाना चाहिए और निवेश की राह पर आगे कैसे बढ़ना चाहिए। एक बार फिर से आपका करते हैं धन्यवाद।